नमस्कार साथियों। तो आइए आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में शैल या चट्टान को पढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि शैल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? शैल 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? आग्नेय शैल, दूसरा अवसादी शैल, तीसरा रूपांतरित शैल या कायांतरित शैल। अब आग्नेय शैल के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो पहला है ग्रेनाइट, दूसरा है बेसाल्ट, तीसरा है गैब्रो और चौथा है डायोराइट। इसके अलावा हम अवसादी शैलों की बात करते हैं तो इसमें होता है लोयस, फिर होता है बलुआ पत्थर, फिर होता है स्लेट, फिर होता है चूना पत्थर और फिर होता है कोयला, फिर होता है खड़िया। कोयला के बाद में क्या होता है? खड़िया मिट्टी। ये खड़िया मिट्टी। तो क्या होता है? खड़िया मिट्टी। अगला हम देखते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान में जो है इतने प्रकार के वो आते हैं, पदार्थ आते हैं। पहला है संगमरमर, अगला है संगमरमर, फिर हीरा, नीलम, मणिक, कच्ची मिट्टी और बनी हुई या पकी हुई ईंटें। ये सब किस में आते हैं? रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों में। तो अब हम एक एक करके जो है पढ़ते हैं। पहली क्या है? अवसादी या मूल चट्टान से बनी रूपांतरित चट्टानें। तो इसमें देखते हैं अवसादी चट्टानों से या रूपांतरित चट्टानों से कौन कौन सी चट्टानें बनती हैं। देखिए, अवसादी चट्टान से जो है रूपांतरित चट्टान बनती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बनती है। ग्रेफाइट में जो है ग्रेफाइट जो है ताप और दाब के कारण नीस में बदल जाती है। एक चट्टान का नाम नीस पड़ जाता है। जो बालुका पत्थर होता है उससे क्वार्टजाइट बनता है। जो चूना पत्थर होता है उससे संगमरमर बनता है। जो कोयला होता है उससे हीरा या ग्रेफाइट बनता है। तो दोस्तों, आपने मूल चट्टान से या अवसादी चट्टान से रूपांतरित चट्टान जो बनती है तो उससे पता चला है कि कौन सी चट्टान किससे बनती है। तो आइए आगे बात करते हैं अब आग्नेय शैल की। आग्नेय शैल होता क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। आग्नेय शैल क्या होता है? आग्नेय शैल क्या होता है? तो देखिए, ज्वालामुखी की प्रक्रिया से निर्मित लावा गर्म पृथ्वी के भूपटल पर जमा होकर ठंडा हो जाए, आग्नेय शैल कहलाता है। मतलब ये हुआ कि पृथ्वी ज्वालामुखी की प्रक्रिया से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, उससे गर्म लावा जो है निकला, वो पृथ्वी पर आया और करोड़ों लाखों वर्षों बाद ठंडा हो जाने के बाद वो जो है क्या बन जाता है? आग्नेय शैल बन जाता है। तो ये आग्नेय जो है, आग से ही समझ गए होंगे कि जो गर्म लावा क्या होता है? गर्म होता है। और शैल जब ठंडी होकर के बनेगी तो वो आग्नेय शैल बन जाएगी। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। अब आग्नेय शैल की विशेषताएं क्या होती हैं तो हम ये देख लेते हैं। आग्नेय शैल की विशेषताएं, तो ये बात समझ में आ गई कि आग्नेय शैल क्या होती हैं। और अब उसकी हम विशेषताएं देखते हैं। विशेषताओं में होता है कि आग्नेय शैल कठोर होती हैं, अतः इसका अपरदन कम होता है। मतलब जो शैल कठोर होगी उस पर सूर्य का ताप, दाब, वातावरण का प्रभाव जो है पड़ेगा, लेकिन कम पड़ेगा और वो कठोर होगी और इनका अपरदन कम होगा। अपरदन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे जो चट्टान टूट फूटने से क्या हुआ? अब इसका जो है ये अपरदन होके हवा
या वर्षा के द्वारा या किसी अन्य कारणों के द्वारा जो है वो दूसरे स्थान पर जमा हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अपरदन। अगला है सैल। अगला है ये सैल जो है कैसी होती हैं? रवेदार होती हैं। ये सैल कैसी होती हैं? रवेदार सैल होती हैं। रवेदार मतलब दानेदार होती हैं। इन सैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किस प्रकार की चट्टानों में, किस प्रकार के सैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं या पाए जाते हैं। अगला है आग्नेय सैल का संबंध प्रायः ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है, जो कि हमने ऊपर बताया था आपको कि आग्नेय सैल का प्रारंभ ज्वालामुखी की प्रक्रिया से हुआ है। अगला बताया था आग्नेय सैलों में सोना, चांदी, लोहा, अब्रक आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। किस में मिलते हैं? आग्नेय सैलों में सोना, चांदी, लोहा, अब्रक, ये सब खनिज पदार्थ किस में मिलते हैं? आग्नेय सैलों में। आगे देखते हैं, आई हैं परतदार चट्टानें। अब देख लेते हैं, अभी तो हमने आग्नेय सैलों के बारे में पढ़ा, अब हम परतदार चट्टानों के बारे में पढ़ रहे हैं। परतदार या अवसादी चट्टानें। देखो ये मोटी सी बात है, आपको बता दें कि जो आग्नेय सैल होते हैं उनके अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इन सैलों के टूटे फूटे भाग हवा द्वारा या नदी के पानी के बहाव द्वारा या वर्षा के जल से बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर दिए जाते हैं। इसे ही परतदार या अवसादी सैल कहते हैं। तो दोस्तों समझ में आया कि परतदार या अवसादी सैल क्या है। तो देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जो आग्नेय सैल, एक जो सैल है, ये मान लीजिए चट्टान है, ये खूब इसके ऊपर ताप दाब पड़ा, लाखों वर्षों तक पड़ी रही, इससे जो है टूटन फूटन हुआ, वो हवा के द्वारा जो इसके या नदी के द्वारा या वर्षा के द्वारा जो इससे इरोजन होके एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह कर के आए और एक के ऊपर परत दर परत जमते चले गए, उसे ही हम क्या कहते हैं? परतदार या अवसादी सैल कहते हैं। अब परतदार या अवसादी सैल की विशेषताएं क्या होती हैं? तो पहली तो विशेषता ये है परतदार सैल या अवसादी सैल की विशेषता। पहली विशेषता क्या है कि परतदार सैल का निर्माण चट्टान, चूर्ण तथा जीवा अवशेषों एवं वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है। परतदार सैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो परतदार सैल में क्या पाया जाता है? परतदार सैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, परतदार सैलों में परतें पाई जाती हैं, लेकिन ये सैल कैसे नहीं होते हैं? रवेदार नहीं होते हैं। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे देखते हैं कि परतदार सैल प्रायः कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। परतदार सैल प्रायः मुलायम होते हैं, जैसे चीका मिट्टी, पंक मिट्टी, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर। तो आपको पता चला कि ये चट्टानें कैसी होती हैं? मुलायम होती हैं, परतदार होती हैं। चीका मिट्टी इसका उदाहरण है, पंक मिट्टी इसका उदाहरण है, और कुछ चट्टानें जो है कड़ी होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर। आगे हम बात करते हैं, इसकी एक और विशेषता है कि परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला
एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। इसमें जो है खनिज तेल पाया जाता है, कोयला पाया जाता है और बहुमूल्य जो आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान पदार्थ होते हैं, खनिज होते हैं, वो पाए जाते हैं। अगला नंबर है हमारा रूपांतरित सेल। रूपांतरित सेल क्या होती हैं तो हम इसको देख लेते हैं। रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल एक ही बात होती है। तो रूपांतरित सेल में क्या होता है, ये चट्टान अन्य चट्टानों के रूपांतरित या रूप परिवर्तन से निर्मित होती हैं। जैसे परतदार सेल तथा आग्नेय सेल में ताप और दाब के परिवर्तन के फलस्वरूप यानी इसके रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी तरह का विघटन एवं वियोजन नहीं होता है। तो ये कैसी सेल कहलाते हैं, रूपांतरित सेल कहलाते हैं। देखिए कैसे नहीं होता है, यानी एक चट्टान है अवसादी, ये वाली चट्टान अवसादी है और ये वाली चट्टान कैसी है, आग्नेय है, और ये वाली चट्टान मैंने मान ली कि थोड़ी देर के लिए जो है रूपांतरित है। अब ये इनसे वियोजित होकर के जो टूटन फूटन हुआ वो वहीं पर जैसा तैसा जम गया, तब इस वाली सेल का निर्माण हो गया। इसके अवसाद एक ही स्थान पर जमा होकर उसी पर लगातार ताप दाब के कारण एक ही जगह पर बने रहें और वो जो है धीरे धीरे किसका रूप धारण कर ले, ठोस का, बिल्कुल। तो इस प्रकार की चट्टानों को रूपांतरित चट्टान कहते हैं, मतलब रूप में कोई परिवर्तन आ जाए, ठीक, तो इसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे यानी ये चट्टानें, हम फिर से एक बार जो है आपको बता रहे हैं, ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन से निर्मित होती हैं। परतदार सेल तथा आग्नेय सेल में ताप और दाब के परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी तरीके का विघटन एवं वियोजन नहीं होता है। इसे ही हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतरित चट्टान की विशेषताएं क्या होती हैं, देख लीजिए। रूपांतरित चट्टानें ताप व दाब के द्वारा बनी होती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया रूपांतरित चट्टानें कैसे बनी होती हैं, ताप और दाब के द्वारा बनती हैं, यानी सूर्य का टेम्परेचर, वायुमंडल का दबाव इत्यादि, वर्षा, तमाम चीज़ें, उसमें बहुत सारे कारक शामिल होते हैं। आगे देखते हैं, इन चट्टानों में कठोरता अधिक होती है जिससे ये चट्टानें जल्दी नहीं टूटती। इन चट्टानों में कठोरता होती है इसीलिए ये जल्दी नहीं टूटती। ये चट्टानें मूल्यवान पत्थर, संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम, मणिक जैसे रत्न प्रदान करती हैं। तो आपको पता हो गया कि कौन कौन चट्टानों से संगमरमर निकलता है, हीरा निकलता है, नीलम, मणिक जैसे रत्न प्रदान होते हैं। तो वो चट्टान कौन सी है, रूपांतरित चट्टान है। तो चट्टानों के बारे में ये पता चला। अब हम आगे बात करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पृथ्वी है कैसी हमारी अंदर से। तो अब हम अंदर की बात करते हैं। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, पृथ्वी का ऊपरी भाग, जिसे जो है हम क्या कहते हैं, भूपपर्टी, इसे हम क्या कहते हैं, भूपपर्टी करते हैं, ये वाला भाग। फिर उसके बाद में पृथ्वी के बीच का भाग, जो उसके नंबर 2 पे जो भाग आता है, इसे हम ऊपरी मेंटल कहते हैं। फिर उसके बाद में नंबर 3 वाला भाग आता है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, निचला मेंटल कहते हैं। फिर उसके बाद में आंतरिक क्रोड होता है, जो बीच वाला केंद्र का भाग, उसे आंतरिक क्रोड कहते हैं। और उसके कोर के जो आंतरिक क्रोड होता है, उसके बाहर वाले भाग को बाह्य क्रोड कहते हैं। तो ये तो जानकारी इसकी हो गई कि पृथ्वी के
पांच परतें होती हैं। पांचों परतों में जो है कौन कौन से होते हैं, तो पहली परत है भूपपर्टी, दूसरी ऊपरी मेटल, तीसरा निचला मेटल, चौथा आंतरिक कोड और पांचवा बाह्य कोड। तो ये सब जो है बाह्य कोड, ये सब पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। अच्छा, पृथ्वी हमारी गोलाकार है। अब गोलाकार होने के चक्कर में अगर पृथ्वी को हम जो है जिस तरीके से तरबूज काटते हैं उसी तरीके से अगर काट करके देखें तब क्या क्या प्राप्त होता है, तो देखते हैं। मैंने ऊपर बता दिया कि ऊपरी भाग भूपपर्टी है, उसके नीचे का जस्ट जो भाग है भूपपर्टी जो है कितने हैं, 0 से 35 किलोमीटर तक भूपपर्टी का भाग है। आगे आते हैं तो ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल जो है हमारा 700 कितना 700 किमी तक का भाग है। ऊपरी मेंटल में 700 किमी तक का भाग है। ऊपरी मेटल और निचले मेटल के बीच में मोहो अशांतत्य क्षेत्र होता है। ऊपरी मेटल और आंतरिक मेटल में ये देखो, ऊपरी मेटल और निचले मेटल के बीच मोहो अशांतत्य क्षेत्र होता है। तो मोहो अशांतत्य क्षेत्र कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, यानी 35 से 700 के बीच में। आगे हम देखते हैं निचला मेटल। निचला मेटल जो है 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। इस मेटल में एक गुटेनबर्ग नाम के वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर गुटेनबर्ग अशांतत्य क्षेत्र रखा गया है। ये इसकी सीमाएं निर्धारित की गई हैं। उसके बाद में हम आते हैं बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच जो रेखा बनती है उसे लेहमन अशांतत्य क्षेत्र कहते हैं। तो आंतरिक बाह्य कोड और आंतरिक कोड के बीच में जो 2900 से 5259 किलोमीटर तक का दायरा आता है। किसमें, बाह्य आंतरिक कोड और आंतरिक क्रोड के बीच में। अब हम बिल्कुल बात करते हैं आंतरिक क्रोड की। आंतरिक क्रोड कौन सा होता है, ये वाला भाग हमारा आंतरिक क्रोड है। इसमें जो है 6371 किलोमीटर की दूरी होती है हमारे भूपपर्टी से लेकर के आंतरिक क्रोड तक। तो सबसे अधिकतम दूरी पृथ्वी की 6371 किलोमीटर है। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी के स्थल रूप। पृथ्वी के स्थल रूप, स्थल रूप मतलब पृथ्वी के ऊपर जो भी हम भू आकृति, पर्वत, पहाड़ ये सब देखते हैं, पठार देखते हैं, तो ये पृथ्वी के स्थल रूप की, पृथ्वी के ऊपर की बातें होती हैं। समुद्र के अंदर तक की बातें होती हैं, वो भी पृथ्वी के ऊपर ही समुद्र है, या हमारा महासागर जो है समुद्र के अंदर है। तो हम पहले देख लेते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच किसे कहते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, महासागर और महाद्वीप प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। इसके बाद में हम आपको विस्तार से बताएंगे। फिर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं पर्वत, पठार और मैदान, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। फिर तृतीय श्रेणी के उच्चावच हम देखते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं टीले, नदियाँ, घाटियाँ एवं मैदान। तो ये 3 तरीके के पृथ्वी के ऊपर उच्चावच होते हैं। तो प्रथम श्रेणी का महासागर और महाद्वीप, द्वितीय श्रेणी का पर्वत, पठार और मैदान, तृतीय श्रेणी के उच्चावच टीले, नदी, घाटियाँ एवं मैदान। अब हम एक एक करके बात करते हैं। तो किसकी, हम द्वितीय श्रेणी के उसकी बात करते हैं। तो हम पहले तो देख लेते हैं पर्वत और पहाड़ी में अंतर क्या होता है, क्योंकि पर्वत और पहाड़ी द्वितीय श्रेणी के क्या हैं, उच्चावच हैं। तो हम पहले इनको देख लेते हैं, इनके बारे में कि पर्वत किसे कहते हैं और पहाड़ी किसे कहते हैं, पर्वत और पहाड़ी में अंतर क्या होता है। तो पहले इनको अंतर को स्पष्ट करते हैं। आइए देखते हैं। सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को
पर्वत कहते हैं। मतलब ये जो है इसके आसपास की ये समतल ज़मीन है, ये समतल ज़मीन है, इधर समतल है, लेकिन ये इतना ऊंचा उठा हुआ भाग है, ये पर्वत कहलाएगा। ठीक, बात क्लियर हुई। आगे देखते हैं अब पहाड़ी क्या है। आगे पर्वत के ही बारे में थोड़ा सा एक सेंटेंस और भी है कि पर्वत साधारणतः समूह में होते हैं। पर्वत कैसे होते हैं? समूह में होते हैं। इसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक, तो पर्वत समूह में होते हैं, उस समूह को पर्वत श्रेणी कहते हैं। पहाड़ दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, साथ ही उनका शिखर क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित होता है। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। तो आपने देखा समझा कि जो ये वाला पर्वत है और इससे थोड़ा नीचा अलग वो पहाड़ी है। पहाड़ी जो है पर्वत के ऊपर भी हो सकती है, ऐसे छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी बन सकती हैं। ठीक, तो पर्वत एक बहुत बड़ी श्रृंखला होती है, उसके ऊपर पहाड़ियाँ होती हैं। ठीक, तो पर्वत और पहाड़ में अंतर आपका बिल्कुल कन्फर्म हो गया होगा। तो आगे बात करते हैं। अब पर्वत के प्रकार देखते हैं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो पहला तो प्रकार है पर्वत का वलित या मोड़दार पर्वत। तो देखो वलित पर्वत किसे कहते हैं? जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। तो वलित या मोड़दार पर्वत कौन से हैं होते हैं? यानी जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान में सभी पर्वत जो है मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। अब कुछ वलित पर्वतों के उदाहरण देख लेते हैं। वो वलित पर्वत किस महाद्वीप में पाया जाता है या देश में पाया जाता है, तो हम देख लेते हैं कौन सा वलित पर्वत किस महाद्वीप या देश में पाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा ग्रेट हिमालय कहाँ है? भारत और नेपाल में है। भारत और नेपाल कहाँ है? एशिया में है। ठीक, तो बात ये क्लियर हो गई। आगे देखते हैं एल्बुर्ज पर्वत। एल्बुर्ज पर्वत कहाँ है? उत्तरी ईरान में है, और ईरान भी कहाँ है? एशिया महाद्वीप का कुछ भाग है। अगला देखते हैं एटलस पर्वत। एटलस पर्वत कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में है। एटलस पर्वत उत्तरी अफ्रीका में है। आगे हम देखते हैं ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका में है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है। आगे हम देखते हैं रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका में है। तो ये सब पर्वत किसके उदाहरण हैं? ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला हम देखते हैं एंडीज पर्वत। अगला हम देखते हैं एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत जो है ये कहाँ है? एंडीज पर्वत आपका है हाँ, चला गया था, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। तो देखिए ये एंडीज पर्वत है, ये दक्षिण अमेरिका में है। दूसरा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। क्वींसलैंड जो है क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के बीच में और विक्टोरिया राज्य में है।
क्वींसलैंड तथा न्यू साउथ वेल्स तथा ऑस्ट्रेलिया राज्यों में है, विक्टोरिया राज्य में, विक्टोरिया राज्य में है। और विक्टोरिया राज्य कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, यानी ऑस्ट्रेलिया में है। आगे हम बात करते हैं, आपका एक आता है भ्रंश या खंड पर्वत। देखिए भ्रंश या खंड पर्वत भी एक ही बात होती है, भ्रंश पर्वत और खंड पर्वत। तो आगे हम बात करते हैं इसमें कि विशालकाय चट्टानी खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उसमें जो है दरार या भ्रंश पड़ जाए, भ्रंश मतलब दरार पड़ जाने से इसका निर्माण होता है। तो चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आ जाता है। भारत में नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। तो आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी ये भी मिल गई कि भारत में जो है एक तरफ ये विंध्य पर्वत है, एक तरफ सतपुड़ा पर्वत है, और इसके बीच से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी है आपकी नर्मदा और दूसरी ताप्ती। तो इसका वाला जो इन दोनों पर्वतों के बीच का भाग जो था वो ज़मीन में नीचे धंस गया है पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण, और ये विंध्य और सतपुड़ा रेंज तैयार हो गए, जो कि धंसे हुए भाग ही नीचे धंस गया है और ऊपर वाला भाग उतना ही रहा, उसमें नदियां बहने लगी। इसे ही भ्रंश पर्वत कहते हैं। अब विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत हम देख लेते हैं कि कौन से भ्रंश पर्वत कहाँ कहाँ हैं। एक तो भ्रंश पर्वत है हमारा वार्स्जेस भ्रंश पर्वत कहाँ है? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? ये भी जर्मनी में। सियरा नेवादा ये कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए। यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा जो है एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। आगे देखते हैं भारत में पश्चिमी घाट भी इसी तरीके का कगार है। तो आगे देखते हैं हम ज्वालामुखी पर्वत कैसे होते हैं? ज्वालामुखी पर्वत यानी ज्वालामुखी भूपटल पर एक मुख्य या खुला द्वार होता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। यानी ज्वालामुखी का द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बन जाती है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो दोस्तों समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हम समझा देते हैं कि जैसे मान लीजिए ये वॉल्केनो है, वॉल्केनो ऊपर उठने से क्या हुआ, इससे तमाम लावा वगैरह निकला और ये इधर उधर चारों तरफ फैल गया। फैलते ही तो क्या हुआ, लावा का फैला हुआ लावा ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद में जो है एक शंकु की आकृति जैसा बन गया। तो उसे ही जो है हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत के कितने से कितने उदाहरण हैं और कौन सा ज्वालामुखी विश्व में कहाँ पर है। मौना लोआ ज्वालामुखी जो है ये कहाँ है? हवाई द्वीप पर यूएसए में है। मौना लोआ हवाई द्वीप पर है। चिम्बोराजो इक्वाडोर में है। तो चिम्बोराजो कहाँ है? इक्वाडोर में है। आगे हम देखते हैं क्राकाताओ। ये क्राकाताओ है। क्राकाताओ
ज्वालामुखी। क्राकाताओ ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। और दूसरा है विसुवियस, ये इटली में है। और तीसरा है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये पिलियन तुल्य ज्वालामुखी का ही एक प्रकार होता है। ठीक, ये लगभग हर महाद्वीप में पाए जाते हैं। और भारत का एक सबसे जागृत ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप में है। आगे देखते हैं पठार क्या होता है। पठार को हम देखते हैं। पठार पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप होते हैं, जिन्हें पठार कहते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं। ये कैसे होते हैं? पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं। पर्वत ज़्यादा ऊंचे होते हैं और पठार कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। ठीक, तो अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि किस महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है, तो आप बताएंगे कि अफ्रीका महाद्वीप का। आगे देखते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार का एक उदाहरण है, जिसे हम दक्षिण भारत का पठार भी कहते हैं। तो ये बात हो गई। आगे देखते हैं। पृथ्वी पर, अच्छा हाँ, यहाँ से हो गया था। अब आगे देखते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं। अब देखो पठार कहाँ कहाँ के हैं जो विश्व में सबसे प्रसिद्ध पठार हैं। एक तो साइबेरिया का पठार, ये कहाँ है? मध्य रूस में है। अगला है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और अगला है ब्राज़ील का पठार, ये दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में है। यूएसए कोलंबिया का पठार यूएसए में है, ये अंतर पर्वतीय पठार है। कनाडा शील्ड कहाँ है? कनाडा में। पामीर का पठार तिब्बत में। तो विश्व का सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार ही है, जिसे पामीर का पठार कहते हैं। आगे देखते हैं मैदान। मैदान क्या होते हैं? मैदान वो होते हैं प्रायः भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं। उत्तर भारत का मैदान विश्व का प्रमुख मैदानों में से एक है। तो ये बात समझ में आई कि मैदान क्या होते हैं, यानी भूपटल पर जो समतल सपाट जमीन होती है उसे मैदान कहते हैं। मैदान का अधिकतर भाग मंद ढाल वाला होता है, कम ढाल होती है, और ये छोटे छोटे उच्चावचों को अगर छोड़ दें तो संपूर्ण भूमि कैसी होती है? समतल होती है। अब हम विश्व के कुछ अन्य मैदानों की बात कर लेते हैं। तो एक तो है यूरोप का मैदान है, साइबेरिया का मैदान है, वांगो घाटी का मैदान है, वांगो नदी का मैदान है, उत्तरी अमेरिका का मैदान है, एवं मध्य एशिया का मैदान है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर हम करते हैं वाइंड अप। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।